हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट कीरा। आज का जो ये सेशन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये सेशन डील करेगा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न को लेके आज के डेट पे। आज जब आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे दिमाग में क्या आता है कि किसी तरह हम लोग सही ढंग से पेपर को दे और अपना बेस्ट देते हुए ऐसा स्कोर अचीव करें जो कंपटीशन को पीछे छोड़ते हुए हमें सिलेक्ट करवाएगा इस एग्ज़ाम में और इस जॉब में, राइट? दैट इज़ योर मेन कंसर्न नाउ। तो इसके लिए आपको जितनी पढ़ाई करनी थी, जो भी करनी थी, वो आपने कर लिया है, राइट? तो एट दिस स्टेज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आप ऐसा कुछ गड़बड़ ना कर दो कि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो ओवरशैडो हो जाए और आपके परफॉर्मेंस मेंस एग्ज़ाम में ऐसा हो जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो जिसकी आप कैपेबल हो उससे नीचे हो जाए, राइट? ऐसा आप नहीं चाहते हो एकदम। और ये ताकि ना हो वही हम लोग इंश्योर करेंगे आज के इस सेशन में, जहाँ पे मैं आपको 4 स्टेप मेथड पेपर को अटेम्प्ट करने का बताने वाला हूँ, जिसके वजह से आप इंश्योर करोगे कि ये सारी गलतियाँ आप जो है अवॉइड करो। ये गलतियाँ क्या क्या होती है वो भी मैं बात करूँगा और उसके साथ साथ सोल्यूशन भी बताते रहूँगा। तो आज का जो सेशन है वो एंड तक देखिए और एंड में जो मैं एडवाइस दूंगा, वो जो लास्ट वाला एडवाइस है, 4th स्टेप है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि आप जो है भटकोगे नहीं एग्ज़ाम के बीच में, राइट? बिकॉज ऐसे मेन एग्ज़ाम में बहुत बार होता है कि हम भटक जाते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो फोकस होती है, वो डगमगा जाती है एग्ज़ाम के प्रेशर में, परफॉर्मेंस के प्रेशर पे। वो इंश्योर करेगा हमारा लास्ट पॉइंट, राइट? तो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। नाउ हैविंग सेड दैट, ये जो सेशन है ये किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए है? ऑब्वियसली वो जो अभी एसबीआई क्लर्क मेंस देने वाले हैं, और अगर आप इस सेशन को बाद में भी देख रहे हो तो अगर आपका कोई मेजर एग्ज़ाम सामने है तो आपके लिए। नाउ इनमें 4 कैटेगरी में हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इन 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इस सेशन से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इनका जो फ़ायदा है उसका नेचर अलग अलग टाइप का होगा। तो जब आप अपना कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लोगे, उस हिसाब से, उस लेंस से जब इस सेशन को देखोगे, यू वुड फाइंड मोर बेनिफिट इन दैट। तो अपना कैटेगरी आइडेंटिफाई करो और कमेंट सेक्शन में डालो कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो और आपके इश्यूज़ किस तरह के हैं। तो पहला कैटेगरी वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, बहुत सिंसियरली तैयारी की है लास्ट 6-8 मंथ्स में, जिनको लगता है कि उन्होंने जो भी सोचा था एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए करेंगे उसका 70 to 80% दे कुड कवर। 100% तो कोई भी कवर नहीं कर पाता है, बट 70 to 80% दे कुड कवर, ठीक है? और तो और उनका जो परफॉर्मेंस है मॉक्स में, टेस्ट में, वो भी सेटिस्फैक्टरी है। तो अगर 8 of the 10 टाइम्स वो लोग जो सोचते हैं जिस तरह से मॉक को अटेम्प्ट करेंगे और स्कोर लेके आएंगे, उसी तरह से उनका हो पाता है। तो ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, उस तरह से वो वाले बच्चे जो अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, उनका भी 70 to 80% जो उन्होंने सोचा था वो हो गया है, बट उनका मॉक का स्कोर जो है ना वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। कभी अच्छा आ रहा है, कभी ख़राब आ रहा है। कभी कभी तो उनको लगता है कि यार ये तो एकदम लक के ऊपर है, अगर पेपर जो है मेरे तरीके का आ गया तो मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। तो वो इस मोमेंट में बहुत भगवान को बुला रहे हैं कि भाई मेरे तरीके का हो गया, आ जाए पेपर मेरे तरह का। बट उनको भी ये क्लैरिटी नहीं है कि उनके तरह का पेपर होता क्या है, राइट? ठीक है, तो ये जो फील कर रहे हैं इस मोमेंट में, तो ये हो गए सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी है लेकिन उनका मॉक या टेस्ट में इनकंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है। तीसरे वो है जिनका तैयारी करीब, उनके जो प्लान थे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए लास्ट 6-8 महीने के, उसके हिसाब से 50% हो पाया है। तो उन्होंने कोशिश किया बट किसी रीज़न से टाइम नहीं दे पाए, वॉट एवर रीज़न, उनके 50% तो हो गया है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू डू मोर देन दैट। और इनका भी जो मॉक का स्कोर्स है या टेस्ट का स्कोर्स है वो कभी अच्छे कभी बुरे आते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू थिंक कि मैं किस तरह से मॉक्स को दूँ या एक्चुअल टेस्ट को दूँ ताकि इसी नॉलेज सेट के ऊपर मैं अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूँ। चौथे वो हैं जिन्होंने तैयारी बहुत ज़्यादा की नहीं है, 20% से 25-30% तक ही उनकी तैयारी हुई है या कम, और शायद वो मनी मन ये भी सोच रहे कि इस एग्ज़ाम को वो ट्रायल के लिए लेंगे बिकॉज देयर हैड बीन सो मेनी सीट्स, इसमें तो ट्राई करने के लिए लेंगे। लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि वो
अपने लॉजिक के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस करके आए ताकि अगर चांस हो तो सिलेक्शन हो जाए, राइट। तो ये 4 कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स आज के डेट में बटे हुए हैं। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है वो देखते हैं पहले। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटाइज योर पेपर। एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी बिफोर आई गिव दिस, कि मैंने अभी क्या कहा, मैंने एक चीज अज्यूम किया कि आपका प्रिपरेशन लेवल जो है अभी फिक्स्ड हो गया है इस एग्जाम के लिए। आपके प्रिपरेशन लेवल पे मेजर कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो अचानक से 50% से 80% नहीं पहुंच जाने वाला है, 80% से 100% नहीं पहुंच जाने, 20 से 50 नहीं पहुंच जाने वाला है। तो वो लगभग फिक्स्ड ही रहेगा, ये मानते हो ना? क्योंकि अगर ये नहीं मानोगे तो यू आर ड्रीमिंग समथिंग इम्पॉसिबल। जिस प्रिपरेशन को करने के लिए आपको 50% तक आने के लिए 6 महीना लगा, 7 महीना लगा, उसमें 2 दिन में आप 80% तक नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट मीन्स व्हाट, मेरा प्रिपरेशन लेवल अभी फिक्स्ड है। इस फिक्स्ड प्रिपरेशन लेवल पे मुझे कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए, मुझे कुछ ऐसे टेक्निक्स चाहिए जिसके वजह से मैं इंश्योर करूं कि मेरा परफॉर्मेंस जो है बेस्ट हो ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग हियर। तो उसमें जो पहला स्टेप है वो है प्रायोरिटाइज योर पेपर इन ऑल द 3 एप्टीट्यूड sections. Now when I say aptitude section, that means quantitative aptitude, logical reasoning and English language, right? इसमें मैं GA को अलग रखूंगा, उसमें थोड़ी देर में बात करते हैं। ये तीनों सेक्शन जहां पे आपको अपने लॉजिक को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑब्वियसली आपका नॉलेज तो है ही है, जो कि मैंने बोला कि आज के डेट पे वो फिक्स्ड है। तो वो नॉलेज के बेसिस पे आपको लॉजिक को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? ओके, तो इन तीनों एरियाज में आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है पेपर को। मतलब आप पहले 2 मिनट देके उस सेक्शन में गो थ्रू करेंगे आपके पेपर को, एंड देन यू वुड ट्राई एंड फाइंड आउट द ऑर्डर इन विच you will attempt the paper। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लीजिए क्वांट के सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के रूट्स को मतलब क्वेश्चन कौन से एरिया से है या क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो जो रूट वाला है ना, जहां पे क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है 2-3 लाइन वाला, वहां पे पढ़ के आपको उसको देख के आपको समझ में आता है, राइट, कि वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, वो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, वो अरिथमेटिक में कौन से एरिया का क्वेश्चन है, वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कौन से एरिया का क्वेश्चन है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है, नेचर थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाता है। एंड द सेम थिंग फॉर रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश। रीजनिंग में आप देख लेते हो कि क्रिटिकल रीजनिंग का कौन से क्वेश्चंस है, आप देख लेते हो कि पजल के कितने क्वेश्चंस है, एंड आपको एक पेपर का स्ट्रक्चर स्केलेटन मिल जाता है कि ये स्ट्रक्चर में पेपर आया है, ये वाले क्वेश्चंस पजल के हैं, ये वाले क्वेश्चंस मिसलेनियस रीजनिंग के हैं, ये वाले क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के हैं। इंग्लिश में भी वैसे ये वाले क्वेश्चंस आरसी के हैं, ये वाले क्वेश्चंस ग्रामर से एप्लीकेशन के, ये वाले वोकैब एप्लीकेशन के, और ये वाले क्लोज टेस्ट के हैं। इसके बाद आप अपने स्ट्रेंथ, ये करने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये सोचने में बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया जब मैंने आपके साथ लाइव मॉक लिया था। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक ऑफ दैट लाइव मॉक यहाँ पे दे दूंगा पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने इन एक्शन करके दिखाया है आप लोगों को कैसे करना है। स्ट्रेटेजाइजिंग द पेपर, प्रायोरिटाइजिंग द क्वेश्चंस। तो अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे और टाइम टेकन ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे आप 3 प्रायोरिटी में अपने क्वेश्चंस को करोगे। प्रायोरिटी 1 जो पहले सेट में आप करोगे, देन प्रायोरिटी 2 जो दूसरे में, और प्रायोरिटी 3। और इनमें क्या डिफरेंस होगा? जो आपके स्ट्रेंथ है और टाइम कम लगते हैं वो पहले करोगे, जिसमें टाइम कम लगता है, स्ट्रेंथ है लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, उसको आप सेकेंड प्रायोरिटी में करोगे। और उसमें उसको भी करोगे जिसमें शायद स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है बट टाइम बहुत कम लगता है। इन दोनों को जो है आप सेकेंड प्रायोरिटी में करोगे, और थर्ड प्रायोरिटी में वो वाले क्वेश्चन करोगे जिसमें आपका स्ट्रेंथ भी अनसर्टेन है और आपका टाइम भी इतना कुछ खास कम नहीं लगता है, राइट।
तो ये होगा आपका क्वेश्चन का प्रायोरिटाइजेशन ऑर्डर। समझ में आया? राइट। इसको एक्शन में अगर देखना है, अगर कोई एक सेशन लेक्चर देखना है, वो रहेगा ये, अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि इसमें मैंने इंग्लिश सेक्शन को इस तरह से करते हुए दिखाया है और मैंने बताया भी है कि बाकी सेक्शन भी आप इस तरह से कैसे कर सकते हो। राइट। और यहां पे भी मैंने बता दिया कि आपका दो ही पैरामीटर है, स्ट्रेंथ। आप वहां पे, अच्छा स्ट्रेंथ आपका कैसे आपको पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपने इतने सारे मॉक दिए हैं, अगर मेरे बताए हुए टेक्निक से, तरीके से आपने मॉक्स के एनालिसिस किए हैं, आपका ऑलरेडी आज आपके स्ट्रेंथ का पिटारा आपका फुल है, आपको पता है कि कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा आपका उतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। आपको ये भी आइडिया क्लियर है कि कौन से टाइप ऑफ किस लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लगता है। तो ये बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने मेरे तरीके से मॉक एनालिसिस नहीं किया है, जो मैंने इस क्लास में बताया था, तो फिर आपको अपने साथ 1 घंटा बैठना पड़ेगा एग्जाम से पहले और इस चीज को जो है अपने लिए कोडिफाई करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। राइट? ओके, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया प्रायोरिटाइज योर पेपर। इसका लॉजिक देखा, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इंश्योर कर रहे हो कि आप जिनमें सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो वो क्वेश्चंस पहले करते हो, और जिनमें आपका स्कोर इतना कुछ खास नहीं होगा उनको आप लास्ट में करते हो। इसकी वजह से आप पहले 2 मिनट में ही इंश्योर कर लेते हो कि आपका परफॉर्मेंस इस पेपर में आपका बेस्ट कैसे जाए। ठीक है? राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज बी रेडी टू लीव क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? पहले मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, खास करके क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में, मेंस में जो देखा गया है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू इज मच लेसर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू इन द इंग्लिश सेक्शन। राइट? बट और उसी तरह से उसका कट ऑफ भी जाता है। पर इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है एक ईगो टसल में मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादातर चले जाते हैं। इंग्लिश में भी नहीं जाना है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में तो ये आम बात देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो एक ईगो टसल में चले जाते हैं क्वेश्चंस के साथ। मतलब ये कि उन्होंने किसी क्वेश्चन में 2 मिनट दे दिया तो उनको लगा कि इस क्वेश्चन में तो ये टाइम इन्वेस्ट हो गया है, उनको उस क्वेश्चन का सर पैर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि बट क्योंकि उन्होंने 2 मिनट दे दिया, इसीलिए वो अगले 3 मिनट और देते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। और फिर भी जब नहीं होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो देखते हैं 5 मिनट चला गया, अब टाइम जा रहा है, वो कुछ भी मार्क करके, रैंडम मार्क करके आ जाते हैं। ये होता है। राइट? ऑब्वियस सी बात है, हमने पिछले स्टेप में इसके होने के चांसेस कम कर दिए हैं, इसके होने के चांसेस हमने बहुत रिड्यूस कर दिए हैं, लेकिन जीरो तो नहीं किया ना, क्योंकि 2 मिनट में आपको क्वेश्चन के अंदर की बात तो नहीं पता चलेगी ना। क्वेश्चन का सिर्फ टॉपिक और आइडिया होगा कि ये इसका नेचर मोटा मोटा क्या होगा। पर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल डिफिकल्ट है, आपने शायद इसको प्रायोरिटी 1 में रखा, लेकिन आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तब देखा कि वो उसकी प्रायोरिटी जो है 3 होनी चाहिए थी। तो उस टाइम पे rather than continuing with that wrong choice of doing that question, you should leave that question and move on to the next question. Right? But a lot of students do the opposite. वो उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देते हैं। और एक चीज भी होती है कि इस क्वेश्चन जाना पहचाना है, उनके स्ट्रेंथ के एरिया से है, लेकिन किसी वजह से उस दिन वो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन का नेचर डिफिकल्ट है, पहले रीडिंग में नहीं समझ में आया था, हो सकता है कि वो क्वेश्चन उस दिन क्लिक नहीं कर रहा है पजल्स में और रीजनिंग सेक्शन में, तो ये हमेशा ही होता है। इवन आपका मान लो पैराजम्बल अगर बहुत सही है, लेकिन उस दिन आपको क्लिक नहीं कर रहा है, तो क्या आप जो टाइम स्लॉटेड है उसका पूरा दोगे या उसको एक्सीड करते हुए दोगे? नहीं, आपको उस टाइम पे लॉजिकल डिसीजन है टू लीव द क्वेश्चन। राइट? ओके, सो ये अंडरस्टैंड दैट स्टेप 1 में हमने प्रायोरिटाइज किया ताकि हम अपने स्ट्रेंथ पे खेल सके और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर हमने ईगो टसल पे चले गए अपने क्वेश्चन के साथ, तो वो पूरा स्ट्रैटेजी जो है ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो दिस स्टेप इज अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन पे आपका एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट अपने दिमाग में होता है,
और ये स्टैंडर्ड टाइम लिमिट कैसे फिक्स होता है? अंडरस्टैंडिंग के टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से? अंडरस्टैंडिंग के टाइम के हिसाब से। देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम और अंडरस्टैंडिंग का टाइम अलग होता है, और ये हर एक क्वेश्चन का अलग होगा, और ये आपको पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पैराजंबल का सेट होगा तो उसको एक बार पढ़ा जब हम लोगों ने, रीडिंग किया, और हमें आइडिया ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और अगर वो मेरा लास्ट क्वेश्चन नहीं है इंग्लिश सेक्शन का, तो मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, बाद में वापस आऊंगा, राइट। पर मुझे आइडिया लग गया कि किस बारे में बात हो रहा है, तब मैं उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा। इसी तरह से पजल में मान लो पजल का सर पैर मुझे पहले 2 मिनट में समझ ही नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। और अगर मुझे समझ में आ गया, आप फिर सॉल्विंग टाइम पे जाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग टाइम और सॉल्विंग टाइम हर एक टाइप के क्वेश्चन का अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो ग्रामर का क्वेश्चन है, 15 सेकंड से 20 सेकंड में अंडरस्टैंडिंग टाइम हो जाता है। अगर उसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कहां से क्या आ रहा है, या 30 सेकंड मान लो आपके लिए तब आपको ये कंसीडर करना चाहिए, एकदम हवा ही नहीं लगा तो कंसीडर करना चाहिए इसको सॉल्व करना, आगे करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको लगता है कि सॉल्व आगे जाके करेंगे, बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करके चले जाएंगे। और अगर आपको आइडिया लग गया है कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के इससे ये पूछा जा रहा है, तब उसी टाइम पे कर दो। तो ये हर एक एरिया का अलग अलग होगा, राइट। ओके, अब अभी तक हम लोगों ने जीए की बात नहीं किया था, अब हम लोग जीए की बात करेंगे। क्यों हम लोगों ने स्टेप 1 में जीए की बात नहीं किया था? इसलिए क्योंकि जीए में प्रायोरिटी बनाने का कोई भी सेंस नहीं है, बिकॉज देयर यू आर नॉट यूजिंग योर लॉजिक टू सॉल्व क्वेश्चंस, देयर यू आर यूजिंग ओनली योर नॉलेज टू सॉल्व क्वेश्चन। क्वांट इंग्लिश रीजन में अपना नॉलेज, लॉजिक दोनों मिला के क्वेश्चन को एप्लीकेशन ओरिएंटेड वे में सॉल्व करना पड़ता है, जबकि जीए में आपका नॉलेज इज 80%, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन करना पड़ सकता है, बट मेजरली इट इज नॉलेज बेस्ड। तो अगर आपको वो आता है, अगर आपको उसके बारे में आइडिया है, उस टॉपिक के बारे में, तो आप उसको करोगे, नहीं तो आप मूव ऑन कर जाओगे नेक्स्ट में। तो इसमें कोई प्रायोरिटी की सेट की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और लाइन से करते रहो और छोड़ते रहो जिस तरह से करना है। लेकिन उसमें लीविंग क्वेश्चन का रूल वो सेम ही रहता है। पहले रीडिंग में आपको समझ में आ गया कि ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया है, आप दोबारा इसमें सोचना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, दोबारा सोच के इसको मार्क कर दो। नहीं याद आ रहा है तो उसमें उस क्वेश्चन की तरफ देखते मत रहो और 2 मिनट गवा मत दो। बहुत सारे क्वेश्चन है, उन लोगों को अटेम्प्ट कर लो पहले और मार्क फॉर रिव्यू कर दो, वापस आके कर लेना। ओके, सो देयरफॉर ये जो रूल है ये जीए के लिए भी एज रेलेवेंट है। तो मैंने बताया था कि जीए के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सो दिस इज इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। अब आते हैं सॉल्विंग क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दोस्तों, तब 100% फोकस के साथ सॉल्व कीजिए। जब आप क्वेश्चन के अंदर हो तब इधर उधर की बातें मत सोचिए। तब ये मत सोचिए कि आपका प्रायोरिटी जो आपने सेट किया था एट दी स्टार्टिंग वो सही था या नहीं था, राइट। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने चूज कर लिया कि इस क्वेश्चन को मुझे करना है, राइट। तो क्या हुआ, आपने प्रायोरिटी सेट किया स्टेप 1 में, फिर आपने चूज किया either I would leave this question or I'll do this question. Okay, obviously leave और do में हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से कोई पैसेज उठाया है तो जो पैसेज तो मैं करूंगा, पैसेज के अंदर क्वेश्चंस जो है छोड़ने हैं, देखने हैं, वो मैं बाद में देखूंगा, राइट। तो I would see leave और do the question. Okay, and अगर I am doing it, I would give my 100% in solving that question. Now 100% does not mean जितना टाइम भी लगे, नहीं। 100% का मतलब क्या है कि मेरा पूरा फोकस उसके सोल्यूशन पे रहेगा, तब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। किल एनी डिस्ट्रैक्शन। ना मैं ये सोचूंगा कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया तो क्या होगा, ना मैं ये सोचूंगा कि अगर ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, ना अच्छी सोच लाऊंगा ना बुरी सोच लाऊंगा। मेरा पूरा फोकस जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के उस पे होगा। और इसमें जो मैं आखिरी स्टेप बोलने वाला हूं, स्टेप नंबर 4, वो बहुत बहुत हेल्प करने वाला है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने में, राइट। तो वो जब मैं बताऊंगा फिर आप लिंक भी एस्टैब्लिश कर पाओगे। लेकिन हमारा मुद्दा है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो सोच है वो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस जो है सॉल्विंग क्वेश्चन पे रहेगा और किसी चीज़ पे नहीं।
अब उसमें ये हो ही सकता है कि आपने इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद आपने प्रायोरिटी में स्ट्रेंथ से उठाया, आपने डू और लीव सोच के पहले 30 सेकंड में या 2 मिनट में, जिस तरह से भी क्वेश्चन है, जिस नेचर का भी क्वेश्चन है, आपने डू चूज किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 5 मिनट लगा दिया और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या करना है? तो क्या रैंडम कुछ भी मार्क करके आगे बढ़ जाना है? तो क्या और एक 5 मिनट देना है ताकि ये 5 मिनट वेस्ट ना हो जाए? करना है? सोच के बताओ, करना है? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं करना है। अगर गलती से ऐसे क्वेश्चन में फंस गए हो जहां पे मान लो थोड़े बहुत ईगो टसल में फंस गए हो, राइट, और आपने गलती से 4-5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है, तो जिस मोमेंट में रियलाइज हो गया उस मोमेंट में निकल जाओ, लीव इट एज फास्ट एज यू कैन। और बिकॉज एक लेवल के ऊपर कोई क्वेश्चन में नहीं देना है, उस क्वेश्चन के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वही डाउट नहीं है, राइट, बट एक लेवल के ऊपर नहीं देना है। हाँ, उसके बाद फिर दोगे जब सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए और कुछ करने का नहीं है, फिर वापस आके दोगे, राइट, क्लियर है? ठीक है, सो ये आपको करना है 100% फोकस। सो 100% फोकस का मतलब ये सब नहीं है, 100% फोकस है कि मेरा पूरा मेंटल फैकल्टी, मेरा पूरा मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो इसको सॉल्व करने में जाएगा, इसके पहलुओं को समझने में जाएगा, राइट, ओके। और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये आंसर है, इस लॉजिक की वजह से ये आंसर है, उसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। डोंट एवर सेकंड गेस योरसेल्फ इन द पेपर। अपने आप को सेकंड गेस मत कीजिए इन द पेपर। इज इट क्लियर? राइट, चलिए अब देखते हैं आखिरी स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 4। पेपर में स्कोर करने मत जाइए। मैंने बताया था ना कि दिस इज बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। स्कोर करने जाओ ही मत। जब आप जा रहे हो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? स्कोर करना नहीं, गो टू एंजॉय द पेपर। ये एक स्टेप ने कितने हजारों बच्चों के देखने का नजरिया पेपर को चेंज कर दिया, मैं बता नहीं सकता। और वो वापस आके बोलते कि सर जब से मैंने ये सीखा है और आपने बताया है और मैंने ये इंप्लीमेंट करना सीखा है और इंप्लीमेंट करता हूं, पेपर में एक अलग ही मोड में चले जाते हैं, राइट। और हमारा पेपर का जो लेवल है, जो परफॉर्मेंस लेवल है, वो ही ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो क्यों हुआ है? बिकॉज दिस इज द सीक्रेट रेसिपी ऑफ सक्सेस फॉर पीपल हु कंसिस्टेंटली डू गुड इन ऑल एग्जाम। इसको इस तरह से सोचो कि योर पेपर इज अ चेस मैच, और इससे बहुत सारे आपके जो पिछले वाले स्टेप्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें आपका ओपोनेंट कौन है पता है? पेपर सेटर। आपका ओपोनेंट है पेपर सेटर। ये पेपर सेटर नहीं चाहता है कि आप अच्छा स्कोर करो, ये पेपर सेटर चाहता है कि आप गलतियां करो। इसके वजह से उसने इस तरह से क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के दिया है ताकि आप उसमें अपने ईगो टसल में फंसो। उसने इस तरह से पेपर को ऑर्गेनाइज किया है ताकि एक ऑर्डर में जाओगे, क्वेश्चन 1 से 30 तक जाओगे, 40 तक जाओगे, तो आपको अपना पहले आसान क्वेश्चन फिर बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा ना हो। ये पेपर सेटर ने किया है आपको मात देने के लिए। आपको क्या करना है? आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। पेपर सेटर ने जंबल कर दिया है, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से पेपर नहीं दिया है। आपने पहला 2 मिनट लगा के स्टेप 1 के थ्रू पेपर सेटर के इस चाल को मात दे दिया। पेपर सेटर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया है जो आप करने लग गए तो फंस जाओगे। आपने स्टेप 2 के थ्रू इसको मात दे दिया। पेपर सेटर ने फिर भी क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी डाल दिया है या प्रेशर देखा है कि इतना प्रेशर में डाल दो कि ताकि आप गलती करो। आपने स्टेप 3 के अंदर उसको डील कर लिया। और ये सारा कुछ आप तभी कर पाओगे जब आप ये सोच रहे हो। जब चेस में वो एक दूसरे से खेलते हो तब क्या सोचते हो? उसको हराने की बात बैक ऑफ द माइंड में रहती है, लेकिन गेम को उस मोमेंट में एंजॉय करने के, अच्छा तूने ये किया मैं ये करूंगा, ये जो फीलिंग है, ये जो एंजॉयमेंट है, ये तुम्हारा मेन एंजॉयमेंट होता है इनसाइड द चेस मैच, राइट। फिर बैकग्राउंड में वो रहता है जीतने के लिए आए हैं और जीत के। बट हमेशा अगर चेस मैच में सोचोगे जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, तो गलती करके बैठते हो और आप जीत नहीं पाते हो, ठीक उल्टा हो जाता है। दैट इज वाई गो टू द पेपर
टू एंजॉय द पेपर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक नया चैलेंज है। छोड़ना है, करना है, करना है, कितने टाइम में करना है, पूरा दिमाग लगा के करना है, राइट, ओके। और इस तरह से आप पेपर सेटर के सारे चाल को मात देते हुए इस गेम में जीत सकते हो। तो अब समझ में आया ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट सेशन था। इस सेशन में आपके एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अब 30 मिनट अपने साथ आपको बिताना है। इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में या एक जगह पे नोट करके अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने इश्यूज़ के हिसाब से, जो 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में से आप कौन से कैटेगरी में हो और उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी बना के उस तरह से इसको फॉलो करना है, राइट। और फिर देखिएगा आप अपना बेस्ट दे पाते हो। और अगर आप अपना बेस्ट दे पाते हो इस एग्ज़ाम में, दैट वुड बी मोर देन इनफ इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड सिंसियरली। Okay, so that will be all for today. All the best. Go and enjoy your exam.